हेलो 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 हेलो। ओके बच्चों, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको बुक सॉल्व करनी है तो प्रदीप बेनीवाल की आती है, टीसी उसकी अरिहंत पब्लिकेशंस की, और डीसी पांडे साहब की जब बुक आती है, इनकी भी से 6-7 पार्ट्स में आती है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे आपको और सोल्यूशन मिलेगा। इसमें थ्योरी के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये करके चाहे तो आप ये कर सकते हैं, बस इसके अलावा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एस.सी. वर्मा साहब की लगभग बुक पूरी क्या है, कवर है। ये मेंस लेवल के लिए, एडवांस लेवल के नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेंस लेवल के लिए। देखिएगा, अब हमारा अगला क्वेश्चन, कहाँ गई भाई ट्रेन? ओके, हो गया। चलो अब ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन आता है, अगेन अच्छे क्वेश्चन में काउंट करेंगे इसको भी अपन। ध्यान सुनो, बोलो। देखो, करें 2 small spherical balls each carrying a charge q 10 microcoulomb are suspended by 2 insulating threads of equal length 1 meter each from a point fixed in ceiling। ऐसे लटका हुआ है, ऐसे इसमें लटका हुआ है ना। It is found that in equilibrium threads are separated by an angle 60 degree between them as shown in the figure। What is the tension in the threads? Q दिया है 10 माइक्रोकूलम, है ना, और क्या दिया है, टेंशन पूछ रहा है, मास ओस दिया है क्या, कैरिंग चार्ज इतना, टूल इंसुलेटिंग पॉइंट 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है ना, और टेंशन पूछ रहा है ना। चलो देखते हैं। देखो 60 डिग्री पूरा दिया है कि हाफ दिया है, पूरा दिया है। चलो सुनो, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, टाइप लिखो थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन यहाँ से आया कि ऐसे करके सीलिंग टाइप का कुछ है, 2 थ्रेड्स हैं ऐसे, 1-1 मीटर के हैं। ये एल है, ये एल है। एल की जो वैल्यू है वो आपका 1 मीटर दिया हुआ है। इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज। जो क्यू है वो आपका 10 माइक्रोकूलम दिया है। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि तनाव कितना होगा। टेंशन इन, अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान समझें तो भाई साहब, पहली बात ये है कि ये डिस्टेंस आपका डी हुआ, ठीक है। हाफ कितना हो जाएगा, d/2। ये इसको रिपेल कर रहा होगा F फोर्स से। आधा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा। नीचे आप जानते हैं कि ये mg लग रहा होगा, ऊपर आपका टेंशन लग रहा होगा। खेल को अगर देखें तो खेल में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये जो है आपका, ये F लग रहा है, ये आपका mg है, और ये आपका टेंशन है। मेरे हिसाब से ये आपका 30 डिग्री है। क्यों? यहाँ से नहीं होगा, ये 30 डिग्री है ना। टेंशन पूछ रहा। अगर मैं F की बात करूँ तो F क्या होगा, F होता है K वही 9×9 है ना, K Q1 Q2, तो Q दोनों Q ही है, बाई R स्क्वायर, R के नाम पर D हो जाएगा, तो बाई D स्क्वायर। तो F इक्वल टू, चाहे तो K को आप D लिखते हैं, उन्होंने बोला भी है कि आप ये लिख लीजिए, और Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर, ठीक है। बाकी हम कहानी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो ये T को अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये T cos 30 आएगा, और ये वाला T sin 30 आएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा था, टेंशन। मुझे लग रहा है ईजी है ना। देखो ये तो पक्का हो गया कि T साइन जो 30 है वो F को बैलेंस कर रहा होगा। T निकालना है तो T इक्वल टू F बाई, ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 1/2, 2 पर चला जाएगा, तो ये प्रकार से 2F आ जाएगा, ठीक है। जो ये F की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9 Q 10 माइक्रोकुलाम दिया है, तो 10 × 10 की पावर -6 कर देंगे तो वो कुलाम हो जाएगा।
अपॉन डी। डी निकालने का तरीका देखिए, एल दिया है ना 1 मीटर। देखो मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं यहाँ पर साइन 30 लगाता हूँ तो साइन 30 क्या आएगा, दिस बाई दिस मतलब डी बाई 2, तो ये डी बाई 2 बाई एल आ जाएगा। तो यहाँ से डी बाई 2 इक्वल टू ये एल साइन 30 करके आ जाएगा। यहाँ पे यदि देखें तो डी बाई 2 ये एल साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, साइन 30 क्लियर है क्या? हाँ पिला दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगवान बहुत तरक्की दे आपको, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब तरक्की करें आप। थोड़ा सा पानी डाल देना। ठीक ठीक। यहाँ पर जो है D इक्वल टू जो L है वो 1 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिए सही है। तो यहाँ पर आपका जो D है वहाँ पर देखिए सब वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, D देखो 1 मीटर, तो यहाँ पर अपन 1 का स्क्वायर कर देंगे, T इक्वल टू यहाँ पे आप देखें 9 2 ज़ा 18, 10 की पावर 9 और ये -5 हो जाएगा है ना, और -10 हो जाएगा, तो T हो गया -1 यानी 1.8 न्यूटन करके टेंशन आ जाएगा। क्लियर है क्या? मैच कर लीजिए 1.8, ठीक। अब को लेंथ स्टिक मेक्स एंगल थीटा विद द सस्पेंडेड लिक्विड इतना द एंगल ऑफ रिमेन सेम। अच्छा अगला जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ 80 नंबर, ये FC वर्मा साहब की बुक में भी है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि प्रदीप बेनीवाल साहब की जो बुक अगर आप सॉल्व करते हैं तो उन्होंने हर टाइप के क्वेश्चन SC वर्मा साहब के लगभग 80% SC वर्मा साहब के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। और DC पांडे को ले लीजिए, 2 सर का बुक आप सॉल्व करिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो अगला क्वेश्चन है प्लीज सुनिएगा क्या है, वो एक फॉर्मूला आएगा, उसी पर डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, वही क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ठीक है। सुनिए, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, सुनिए पहले। क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि उन्होंने क्या कहा कि ये पहले यहां पर वैक्यूम था, यहाँ पर ऐसे करके 2 चार्ज, मान लीजिए कि एक Q1 है, दूसरा क्या है Q2, दोनों के मास सेम है, मास सेम है, चाहे तो Q1 Q2 कर दिए, चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला बट मास तो सेम उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में, और ये एंगल, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि ये θ/2, तो ये भी क्या है आपका θ/2 है, पूरा थीटा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका वैक्यूम है, इस जगह पर पूरा आपका जो है आपका वैक्यूम है, ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं कि इस पूरे को किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में इस पूरे को उठा के लाकर डाल दिया, ठीक है, और डाला ठीक है ले आकर। अब यहाँ पर देखा जाए तो पूरा आपका एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, जैसे कि पानी हो गया, प्योर वाटर वगैरह कुछ हो गया है ना, तो यहाँ पर ठीक है, मान लो कि उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक की जो वैल्यू है वो कितनी है, ε/r है, ठीक है। तो आपको अच्छा लेकिन अच्छा एक बात उन्होंने बोला भी है क्वेश्चन में कि यार ठीक है, बट ये जो एंगल है ना ये अभी भी θ/2 है और ये एंगल भी θ/2 है, मतलब एंगल पहले पूरे दोनों के बीच का थ्रेड के बीच का एंगल थीटा था, तो अभी भी कितना है, थीटा ही है, तो आधा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चार्ज भी वही है Q1 Q2, मास भी वही है m और m, लेकिन समस्या कहाँ खड़ी है वो देखिएगा भाई। ये जब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स F लगा रहे होंगे तो ये इस समय वैक्यूम है, तो वैक्यूम वाले केस में 1/4πε0 Q1 Q2 अगर मैं इसको क्या मान लूँ, R मान भी लूँ, तो ये हो जाएगा आपका R², ठीक है। यहाँ पर जब डाइइलेक्ट्रिक आ गया तो भाई साहब जो ये F है, F डैश, ये भी इस पे F डैश लगाएगा, तो ये जो F डैश है वो आपको मालूम है कि 1/4πε0 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में εr भी आ जाएगा, फिर Q1 Q2/r², क्योंकि यह r चेंज किया ही नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे बात कहानी करते हैं, फिर बात करते हैं धीरे धीरे करके। इसके बाद जो है ये जो है यहाँ का टेंशन T है, तो यहाँ का टेंशन कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो हो गया T डैश। सुनते जाइएगा बस धीरे धीरे करके, ठीक है। आगे आइए,
यहाँ पे नोटिस करो कि नीचे की ओर क्या लग रहा होगा mg, दोनों पे लग रहा होगा, ऐसा नहीं कि उस पे लग रहा होगा, यहाँ पर भी नीचे की ओर mg लग रहा होगा। लेकिन समस्या क्या खड़ी हुई कि जब आप इसको किसी मीडियम में डिप करेंगे तो आपको मालूम है कि एक अपथ्रस्ट फोर्स जो है काम करना चालू कर देगा। कहाँ गया? ये जो है आपका ऊपर की ओर इसमें एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करना, उसमें वहाँ भी काम करेगा, दोनों सेम टू सेम कंडीशन होगी, है ना? क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ पर कहानी को समझिएगा। ये आपका T है, ये आपका mg है और ये f है। आप देख रहे हैं अगर इसको θ/2 में अल्फा ले लूँ क्या, है ना, अल्फा क्योंकि एंगल चेंज ही नहीं कर रहा है ना, पर अल्फा अल्फा बोल देते हैं, तो ये अपना अल्फा टाइप कुछ हो जाएगा। देखिए अल्फा है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? अल्फा। ठीक है, वो सही रहेगा, है ना? ठीक। यहाँ पर अगर आप देखें टी को रिजॉल्व करें तो टी कॉस अल्फा, इसको रिजॉल्व करें तो टी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो टी साइन अल्फा एफ के बराबर और टी कॉस अल्फा अगर देखें तो वो mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? अब अगर दोनों को डिवाइड मार दें, दोनों को डिवाइड मार दें तो इन दोनों को, तो ये आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू F/mg। m जो है इस ब्लॉक का मास है, F तो लिखा हुआ है, ये हो गया। सेकंड वाले केस में आइए, थोड़ा इसमें केस में आ जाइएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये आपका T डैश है, ये आपका F डैश है और ये आपका mg है। ठीक है, mg है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स जो नीचे हो जाएगा mg माइनस क्या हो जाएगा? आपका अपथ्रस्ट हो जाएगा। ये एंगल आपका अल्फा, वही θ/2 को मैंने अल्फा मान लिया है, तो भाई नीचे mg है, ऊपर अपथ्रस्ट, नेट कितना हो जाएगा? mg माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, नहीं अपथ्रस्ट माइनस mg नहीं लिख सकते क्योंकि अपन ने ऐसे बोला है ना, मतलब mg ज़्यादा है, और अगर अपथ्रस्ट माइनस mg कर दोगे तो आपको ऐसे करना पड़ जाएगा, है ना? देखो इस केस में क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा फिर वही बात, ये देखिए टी डैश कॉस अल्फा, ये वाला टी डैश साइन अल्फा, यहाँ पर क्या होगा बताइए? अच्छा यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपका टी डैश साइन अल्फा जो है एफ डैश के बराबर होगा और टी डैश जो कॉस अल्फा है वो mg माइनस अपथ्रस्ट के बराबर होगा। mg माइनस क्या हो जाएगा? अपथ्रस्ट। अगर दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, ये एफ डैश है, तो ये जो है आपका tan अल्फा, ये है एरिया है, ये जो है आपका एफ डैश अपॉन क्या हो जाएगा? mg माइनस ऑफ क्या हो जाए? अपथ्रस्ट हो जाएगा। समझते जाइएगा कहानी को पहले। ठीक है, यहाँ से tan अल्फा और वो tan अल्फा को हम इक्वेट तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, इक्वेट कर दीजिए दोनों को। तो यहाँ पर f अपॉन क्या हो जाएगा? mg, भाई ये और ये इक्वेट कर दिया, है ना? देखिए मतलब इसने जो क्वेश्चन दिया ठीक है, मगर ये पूरा डेरिवेशन अगर आपको मालूम रहेगा, इसका कंसेप्ट मालूम रहेगा तो ही सॉल्व कर पाएंगे। उन्होंने एक लाइन देके छोड़ दिया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एफ डैश की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 Q2 बाई क्या है? आर स्क्वायर, और ये आपका mg है। यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, फिर ये आएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन mg माइनस ये जो है आपका अपथ्रस्ट हो जाएगा। तो ध्यान से करिएगा, है ना? ध्यान से देखा करिए बेटा भैया, यहाँ से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। मुझे लगता है 1 अपॉन यहाँ पर एक mg आएगा और यहाँ पे 1/εr बचेगा और ये बचेगा आपका mg माइनस, आप देखें तो आपका अपथ्रस्ट बचेगा। इसको खींच लाइए इस तरफ, तो आप देखेंगे तो आपका जो 1/1 जो εr होगा, इस तरफ खींच के लाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? mg माइनस अपथ्रस्ट अपॉन क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, चाहे तो उसको वो कर दीजिए अलग अलग, चाहे तो
नहीं तो मैं कहूँगा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई तो की होगी अपन 11th में, वो सुनो। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये जो पूरा बॉल है, जब पूरे उसे लिक्विड में डुबोया गया है, ठीक है, तो इस जो बॉल का जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही वहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक जो भी मीडियम होगा उतना डिस्प्लेस हुआ होगा। यानी जो बॉल का वॉल्यूम होगा वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम का भी वॉल्यूम होगा जो वहाँ से क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखें, प्लीज़ समझिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो यहाँ पे 1/εr, ठीक है। सुनो, m क्या है? मास ऑफ द बॉल। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमने मान लिया d बॉल का, नहीं हाँ बॉल का, बॉल जिस मटेरियल का बना हुआ है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका v लिख दिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ, ये अपन ने v लिख दिया, और ये g ग्रेविटी का। अब थ्रस्ट की जब बात करेंगे तो अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा? उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो डेंसिटी होगी, आप चाहें तो d मीडियम लिख दीजिए, और इनटू उतना वॉल्यूम वहाँ से भी हटेगा भाई, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम वहाँ से क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। तो इसको लिख सकते हैं। अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? मास, किस चीज़ का मास? जो वहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, तो लिक्विड डिस्प्लेस हुई है यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिस्प्लेस हुआ है, उसका मास इनटू जी। तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो किसकी डेंसिटी? जो वहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस हुई है यानी जो मीडियम वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, तो उसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उतना ही होगा जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा। भाई बॉल को पानी में डालोगे, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी हटेगा, ठीक है। तो अपॉन क्या आ गया? यहाँ पे वही होगा डी बॉल। बॉल का डेंसिटी मतलब कि बॉल जिस मटेरियल का बना हुआ है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? v और फिर g, पूरा v से काट दीजिए, तो ये 1/εr, ये बच रहा है बॉल की डेंसिटी माइनस मीडियम की डेंसिटी अपॉन देखा जाए d आपका क्या बच रहा है? बॉल। वो आपसे पूछने वाले हैं कि जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यानी वो अपने से εr पूछ रहे थे। इसको पलट दीजिए तो भी पलट जाएगा, है ना। d बॉल अपॉन यहाँ पर d बॉल माइनस डी आपका मीडियम। एक्चुअल में जो आखिरी फॉर्मूला आया है, इसी फॉर्मूले पर अगला क्वेश्चन है। तो पहले पूरे रामायण समझिए, फिर मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप सुनिएगा पहले, ठीक है? क्लियर हुआ? चलो अब यहां पे सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहाँ गया भाई साहब? एक मिनट, कहाँ गया? मिल तो जा भाई। बोलो। कर है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाई स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। वही देखिए इक्वल लेंथ लगा हुआ है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर। जो मैंने θ/θ2/2 दिया, जो पूरा मिलाकर दिया है, उसको बोल दिया है कि 30 डिग्री है, ठीक है। कह रहे हैं विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड of density 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन इन द सेम। कह रहे हैं अब इसको उठा कहाँ डाल दिया? एक लिक्विड में डाल दिया जिसकी डेंसिटी 2.7 है, एंगल चेंज नहीं किया। कह रहे हैं इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो जो बॉब है, यानी जो बॉल है, चार्ज्ड बॉल जो है, वो जिस मटेरियल की बनी है उसकी डेंसिटी दी हुई है 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। करें द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड एस। तो करें जो लिक्विड है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, εr पूछ रहे हैं। बात समझ में आई क्या यहाँ पर? यस, इसको देखिए मैं आखिरी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई पहले पूरा सिस्टम कहाँ था? वैक्यूम में था, बाद में क्या चला गया? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चला गया। बट पहले जो एंगल था 30 डिग्री, जो भी एंगल बोलेंगे, अभी भी वो एंगल उतनी ही है। तो ये बताइए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिस मीडियम उसको डिप किया गया वो कितनी है? तो उन क्वेश्चन में जो है बॉल का यानी वो दिया है डेंसिटी, और जिस मीडियम में डुबोया है वो भी दिया हुआ है। कितना कितना दिया है? बॉल का आपका दिया हुआ है 3.6 और उसका 2.7। इसका 3.6 और 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है, और εr डायरेक्ट पूछ रहा है। अब सोचिए आप, उन्होंने एक लाइन लिख दिया, ठीक है। बच्चों को लगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन। लेंदी क्या है भाई? बिल्कुल लेंदी है। अब इतना ये थोड़ी है फॉर्मूला यार खटखट, आप या तो याद रहे कंसेप्ट आपको, है ना बच्चा। डी बॉल, तो
तो ये 3.6 और ये 3.6 माइनस 2.7 एप्सिलॉन आर 3.6 और ये आ रहा है कितना आएगा भाई 639 0.9 सही बोला क्या शायद हाँ ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये डेसिमल कट गया 36/9 तो एप्सन आर इक्वल टू 4 तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, कोशिश करिएगा ये फार्मूला अगर दिमाग में चढ़े तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस फार्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट चाय की चुस्की ले लेने दीजिए, कुछ दमदार क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ी सुकून मिल गया। बोलो, सुनो ध्यान से भाई साहब। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कहाँ गया ना सुनना। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. When a second charge plus q is placed at the vertex of the triangle, the magnitude of the electrostatic force on the central charge is 8 Newton. The magnitude of the net force on the central charge when a third charge plus q is placed at another vertex of the triangle. फिर से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए हमको। क्वेश्चन के लाइन को पकड़िएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है बस। देखो जैसे वो कह रहे हैं ना, पहले वैसे कुछ डायग्राम वगैरह बनाना चालू कर दिए। जैसे भी वो कह रहे हैं वैसा कुछ डायग्राम बनाइए पहले तो आप। सुनो ध्यान से। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है ना क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल बोलते हैं, मतलब जिसके सभी साइड्स क्या हो सेम हो। ये है कह रहे हैं उसके सेंट्रॉइड पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। ये मान लेते हैं आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, सेंट्रॉइड पर रख दिया है। आगे, व्हेन अ सेकेंड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, the magnitude of electrostatic force on the central charge is 8 न्यूटन। तो हो क्या रहा है कि ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, मान लो F, वो F कह रहे हैं कि लगा रहा है 8 न्यूटन का। ठीक है, ये तो कहानी यहाँ तक हो गई। फिर आगे कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज व्हेन अ थर्ड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अनदर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज। अब उनका कहना ये है कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ठीक है, ये सेंट्रॉइड 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 पे ये आपका प्लस क्यू तो था ही। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो प्लस क्यू पहले से ही था, ठीक है, वो तो फोर्स लगा ही रहा था एफ का। कह रहे हैं अब दूसरे पर एक और प्लस क्यू लाए, तो अब इस सेंट्रॉइड वाले पर जो चार्ज फोर्स है वो कितने का लगेगा, नेट फोर्स कितने का लगेगा। मुझे एक बात बताइए, ये Q है, ये Q है, तो फोर्स F है, मतलब ये Q और Q है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये फोर्स F का लगा रहा है। भाई ये भी तो Q ही है ना, तो Q और Q है तो फोर्स फिलहाल तो F ही लगा रहा है। तो वो हमसे एक्चुअल में इस दोनों F का क्या पूछ रहे हैं, रिजल्टेंट पूछ रहे हैं कि वो कितना होगा। पहले पढ़ी बात, रिजल्टेंट पूछ रहे हैं हमसे कितना का होगा। ये बताओ, पहले सोचने वाली बात है, ये कितना एंगल होगा, ये कितना एंगल होता है, अरे 120 डिग्री होता है भाई साहब। और F इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर दो फोर्स दिए हों F1 और F2, बीच का एंगल थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है जिसको आप कहते हैं F नेट, तो ये जो F नेट होता है वो क्या होता है बताइए। अच्छा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पर अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही अब इस पर फोर्स लग रहा होगा, वही F नेट पूछ रहे हैं। तो जो F नेट होगा वो अंडर रूट ऑफ
F1 F2 के नाम पर FF होगा, तो F स्क्वायर प्लस 2FF और एक cos 120 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, अब बताओ, यहां पर बताइएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, ये 2 cos 120 की वैल्यू माइनस ऑफ 1/2 होती है। ये देखिए 2F स्क्वायर, 2 कट गया, माइनस ऑफ F स्क्वायर, 2F स्क्वायर माइनस ऑफ F स्क्वायर, दैट इज योर F स्क्वायर, और ये बाहर आ गया F। तो मतलब ये है कि अभी भी जो नेट फोर्स है F के बराबर ही आ रहा है, मतलब वो 8 न्यूटन ही लगेगा। बोले क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन, सिक्का ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may float in an electric field intensity 10⁶ Newton per second directed upwards s। 1.6 ग्राम है और 10⁹ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कितने पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं पहले। 10⁻ क्या है? 9 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये 1.6 ग्राम का। चलिए अब आप समझिए पहले उन्होंने क्या कहा, कितने इलेक्ट्रॉन को हटाया जाए। यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी से हटाते हैं तो उस पर क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, देखो डायरेक्टेड अपवर्ड होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ देखिए भाई, जैसे आपके पास उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऊपर की ओर है, और उसकी वैल्यू दे के रखी है 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, एक कॉइन है, सिक्का है, जिसका मास है 1.6 ग्राम। तो आपको मालूम है कि नीचे mg काम कर रहा होगा। इसका मास अगर m बोल दें, mg काम कर रहा हो, g फॉर ग्रेविटी की बात हो रही है, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस पे से अगर इलेक्ट्रॉन हटाया जाए तो इस पर चार्ज पक्के में क्या आएगा? प्लस q आएगा। और कोई भी प्लस चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो फोर्स जो लगता है फील्ड के थ्रू चार्ज पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और q e के बराबर होता है। सही है? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो स्वाभाविक सी बात है कि QE = mg के बराबर होना चाहिए। Q = तो mg/e। क्यों नहीं पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया। Q का जो फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से n × e के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ जो है ये आ गया mg/e, अपने से n पूछ रहा है वो, तो ये mg/e e हो गया। m जो है वो 1.6 ग्राम है, तो 10⁻³ करेंगे तो kg हो जाएगा। ग्रेविटी को अपन क्या ले, 9.8 लेकर सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बोला है क्या ऐसा कुछ? हाँ, 9.8 में ही आंसर आ रहा है, तो मतलब वो 9.8 लेकर ही सॉल्व कर रहे हैं। 8 e जो है 10⁹ है, ये 1.6 × 10⁻⁻19 e की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। n = ये इससे कट गया। ठीक है, 9.8 तो बचेगा ही बचेगा। अब पावर देख लेते हैं। ये गया 10⁻⁻10 बचेगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻7 बच रहा है। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाएंगे? रिमूव किए जाएंगे। चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम? चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप बच्चों एक बात बताइएगा, सुना है आपने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में? सुना है? देखो 11th क्लास का है, कोई बात नहीं। जो नहीं सुना है मैं सुनाता रहूँगा धीरे 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 धीरे। देखिए बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, जितने प्रकार के फोर्सेस सबके थ्रू वर्क डन लिखो, वो हमेशा क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। mg के थ्रू वर्क, mg के थ्रू वर्क, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क, न्यूक्लियर फोर्स, जो भी XYZ, उस सब की वर्क डन बाय जितने भी हैं, सबके जितने भी फोर्सेस होती हैं सबके थ्रू वर्क डन निकालो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक।
वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स आपका कांस्टेंट है तो। अब सुनो यहां पर क्वेश्चन क्या है, सुनो पहले एक बार, सुनो ध्यान से, ठीक है। सुनो, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is placed at rest in a uniform electric field as shown in the figure. The kinetic energy it attains after moving a distance y is, और करें ग्रेविटी मत लो, सुनो ध्यान से। अब उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा है ना, पूरा नेगलेक्ट ग्रेविटी, चलो ऐसे दे दिया है। यहाँ पर एक चार्ज है, चलो प्लस क्यू है, वो रेस्ट में रखा हुआ था। तो भाई जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में रखा होगा तो उस पर एक फोर्स लगता है, रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो कि क्यू ई के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट में रखा होता है तो उस पर फोर्स जीरो होता है, हम बाद में पढ़ेंगे है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करेगा। अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, वो क्यू ई के बराबर होगा, ठीक है। अब उनका कहना यह है कि अगर इसकी पोजीशन को ए बोल दिया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वह ए से बी जाता है, जिसकी ए दिया हुआ है कि वाई है। तो कह रहे हैं बताइए इसमें ए से बी जाने के बाद इसमें जो काइनेटिक एनर्जी कितने का चेंज आ जाएगा। पहली बात ये है कि जब टोटल की बात करेंगे वर्क डन, तो यहाँ एक ही फोर्स काम कर रहा है और वो है इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो और वो भी ई कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, सिंपल फॉर्म लगाया जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस, और फिर थीटा जो होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो ये फोर्स यूं लग रहा है और जा भी ऐसे रही है, तो फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो ये जो वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, फोर्स के नाम पर क्यू ई और डिस्प्लेसमेंट के नाम पर y, और दोनों के बीच का एंगल 0। तो ये जो आएगा वो आ जाएगा क्यू ई वाई। तो W टोटल के नाम पर तो आ गया क्यू ई वाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक, और काइनेटिक में क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो पार्टिकल पहले आपका रेस्ट में था, अगर पहले वो रेस्ट में था इसका मतलब यह है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ एम बी स्क्वायर, तो यू 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ये खत्म। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी जो है जब वो वाई डिस्प्लेसमेंट चल लेगा तो वह क्यू ई वाई के बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो ऑप्शंस दिए हैं बहुत से, कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, अनइक्वल, कह रहे हैं फिर जो एक्सप्रेशन होगा दोनों का सेम होगा या अनइक्वल होगा, ऐसे वगैरह पूछ रहे हैं। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब सुनते हैं इसके बारे में। आइए, हुआ ये समझिएगा, है ना। यहां पर आप सोचिए कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि भैया प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दोनों पे मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19 होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन पे माइनस में क्या होता है प्लस, इतने फर्क है। लेकिन प्रोटॉन की मास और इलेक्ट्रॉन के मास दोनों अलग अलग होते हैं। ये अप्रॉक्स 1.64 10 की पावर -27 kg प्रोटॉन का मास, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, 27 kg, और इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 की पावर -31 kg के बराबर होता है। इससे एक बात क्लियर हो गई कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक चीज, अब क्वेश्चन ये आता है, वो सुनो पहले, कि भाई यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा, रेस्ट में ही रखा दोनों को, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है तो उस पर फोर्स काम करेगा उल्टा, ठीक है। वो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो Q इंटू ई, तो Q ई तो यही रहेगा,
ठीक है। अगर यही चीज़ मैंने, ध्यान दीजिए मेरी बात को पहले, यहाँ पर अगर देखें, अगर मैंने यहाँ पे प्रोटॉन को रखा होता तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का होता है, उस पर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई मतलब QP इंटू ई के बराबर, तो उस पर जो फोर्स है वो QP इंटू ई के बराबर, जो कि फील्ड के डायरेक्शन में होगा। QE और QP दोनों की वैल्यू सेम होती है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पे देखा जाए तो F इलेक्ट्रॉन और F प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो तो क्या है, सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा, इतना ही फर्क होगा। जहां तक सवाल है एक्सेलरेशन का, तो भाई साहब जो A होता है वो होता है F/m के बराबर। भाई F इक्वल टू m है तो A इक्वल टू F/m के बराबर होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है दोनों पे सेम ही होगा, चलो इसको F मान लिया जाए, इसको FE बोल दो, इसको P बोल दो, दोनों बराबर ही है, QE QP बराबर है ना। तो यहाँ पर ये F क्या हो गया ME इलेक्ट्रॉन पे, और उसी प्रकार से अगर प्रोटॉन की बात करें तो उस पर F क्या हो जाएगा MP हो जाएगा। अगर मैं प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन डिवाइड मार दूँ तो मुझे लगता है कि F अपॉन MP और F अपॉन ये हो जाएगा ME। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो एक्सलेशन की बात करोगे तो ये ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन प्रोटॉन का मास। अभी आप देख रहे हैं कहाँ गया, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, और अगर ऐसे लिख सकते थे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो AP/AE लेस देन 1, तो AP लेस देन AE, मतलब प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कम होगा। ठीक है, फोर्स दोनों पर सेम लग रहा है, मास गड़बड़ होने की वजह से दोनों पर जो A है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, प्रोटॉन का कम होगा ये। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार क्या हुआ, यही चीज यही सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, कैसा सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा कुछ ज़्यादा हाथ में आ गया है, कौन सा हटाऊँ, ब्लैक हटाता हूँ। एक क्वेश्चन आया कि भाई साहब दो प्लेट्स हैं, ऐसे कैपेसिटर की प्लेट का नाम देते हैं, कहते हैं एक प्लेट पे प्लस है दूसरे प्लेट पे माइनस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस, और दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इन प्लेटों के बीच के डिस्टेंस d दे दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि प्लेट के बीच में एक बार इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया, एक बार प्रोटॉन को छोड़ा गया, तो बताइए कौन रेस जीतेगा, कौन विनर होगा। भाई जो इस प्लेट से उस प्लेट तक जाने में कम टाइम लेगा वो विनर कहलाएगा। ठीक, तो हुआ क्या, आप देखिएगा, आपको मालूम चाहिए, आपको पॉजिटिव वाले प्लेट के पास से आपको प्रोटॉन को छोड़ना पड़ेगा ताकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे, जिसको इस प्लेट से उस प्लेट पे पहुंच जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा ताकि फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगे, इससे वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। भाई सीधी सी बात है, प्रोटॉन इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट जाने की बात करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने की बात करेगा। वो प्रोटॉन इस प्लेट से इस प्लेट जाने में या इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट जाने में जो कम टाइम लगेगा वह विनर कहलाएगा। ये क्वेश्चन था। मुझे एक बात बताइएगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² होता है, दोनों को डिस्टेंस d ही ट्रेवल करना है, U दोनों का 0, टाइम t ले लेते हैं। यहाँ पे हाफ, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो मुझे यहाँ प्रोटॉन का एक्शन लिखना पड़ेगा और प्रोटॉन के लिए टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखें, एक मिनट, क्लियर है क्या। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस उतने ट्रेवल करना है, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, टाइम को TE बोल देंगे, तो उसका जो एक्सप्रेशन है ये तो 0 हो जाएगा कि U दोनों का अपन 0 लेकर रखा है इनिशियल। A जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और इनटू TE इलेक्ट्रॉन का टाइम, एक दूसरी प्लेट तक आने का टाइम। चूंकि दोनों D सेम है, भाई दोनों पे जाना D, भाई दोनों को इस प्लेट से उस प्लेट जाना ही है, इक्वेट कर दीजिए। जब इक्वेट कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि यह हाफ AP TP का स्क्वायर हाफ AE TE का स्क्वायर हो जाएगा। एग्री, हाफ हाफ कट गया,
यहां से अगर आप ध्यान दें तो यदि आप देखें TP स्क्वायर अपॉन TE स्क्वायर अगर देखें तो TP T नीचे आया, AP नीचे चला जाएगा नीचे, ये आएगा AE अपॉन AP। यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि AE ज्यादा है। यहां पे लिख सकते थे AE ग्रेटर देन AP लिख सकते थे, इसको पलट के लिखेंगे तो AE ग्रेटर देन AP, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि AE बाई AP ग्रेटर देन 1। तो आप इजिली यहां पर लिख सकते थे TP का स्क्वायर अपॉन TE का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लिख सकते थे। सही है। यहां पर यदि ध्यान से देखें तो TP ग्रेटर, इसको हटा दीजिए दोनों तरफ से, ग्रेटर देन TE हो जाएगा, यानी प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा। तो विनर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन विनर हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया बुक्स वगैरह में, कहां समझ में आ गई? हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। बैटरी बची है ना भाई साहब, अभी कितने %? अरे भाई एक बार गड़बड़ा गया था काम। बहुत बचा है, बहुत है अपने पास अभी। क्लियर हुआ? तो इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हो गया? चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो हो गया, बात करा जाए। चलो ठीक है, बोलो। चलो, क्वेश्चन आता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन की बात फिर से हो रही है। Two charges plus 5 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed 20 centimeter apart. Plus 5 microcoulomb or minus of 10 microcoulomb are placed 20 centimeter apart. The net electric field at the midpoint is 20 सेंटीमीटर है, प्लस 5 और ये है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज हैं, ये एक है प्लस ऑफ 5 माइक्रोकुलाम और एक है माइनस ऑफ 10 माइक्रोकुलाम। इनके बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। उनका क्वेश्चन ये है कि आप इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, वो भी डायरेक्शन के साथ बताना है। मिड पॉइंट मतलब ये लेते हैं, चलो P हो गया, जो कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो। आपको मालूम होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/R², ठीक है। प्लस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और माइनस के थ्रू टुवर्ड्स द चार्ज होती है। प्लस के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, इसको हमने EA बोल दिया, अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस के थ्रू क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द चार्ज। ये देखिए, ये टुवर्ड्स द चार्ज EB। अगर हम देखें ध्यान से तो EP यानी नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर देखें तो वो आपका क्या आना चाहिए? दोनों का एडिशन हो जाएगा, EA प्लस ऑफ EB, EA प्लस ऑफ EB। यहाँ पर अगर देखें तो EP EA इसके थ्रू, तो Q के नाम पर माइक्रोकुलाम 5 का -6 हो जाएगा अपॉन R², यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। Q/R², सिर्फ वैल्यू लेंगे, साइन नहीं लेंगे, है ना। तो 10 × 10 की पावर -6 अपॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर।
जितना कॉमन खींच सकते हैं पहले कॉमन खींच, एक बात। और कहाँ होगा, प्लस क्यू से प्लस 5 से -10 की ओर होगा नेट। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप के मतलब हुआ 9 इंटू 10 की पावर 9, दोनों में से कॉमन, 10 की पावर -6 कॉमन, नीचे 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कॉमन, और उसके बाद यहाँ पे 5 भी कॉमन, यहाँ बच रहा है 1, यहाँ बच रहा है 2, दैट इज 3। तो जो EP है, EP वो आपका आ गया 9, एक बार लिख लेते फिर बात करते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 और ये 5 और ये 3। अपॉन में अगर देखा जाए तो ये 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, EP इक्वल टू 5, एक 5 से कट जाएगा, एक 5 बचेगा, है ना। 9 3 ज़ा 27/5 इंटू 10 की पावर, ठीक है, एक 5 कट जाएगा, एक 5 बचेगा, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखा जाए 9 और 6 कितना हो गया, 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर -2 स्क्वायर -4 ऊपर जाएगा +4। EP इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 10 की पावर ये न्यूटन पर कूलम। कुछ इस प्रकार का आंसर आना चाहिए। क्या बात है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? हाँ है, हमने R जो है 10 सेंटीमीटर लिया है, इसमें 20 सेंटीमीटर लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ 20 करके सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कौन काटने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलो बेटा, चलो क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ईच इक्वल टू 5 नैनो कूलम्ब आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 1 2 4 8 1 2 4 8 इतना इन सेटअप। इफ द सक्सेसिव चार्जेस हैव अपोजिट साइन देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 0 1 2 4 8। ठीक है, देखो वो ये कह रहे हैं कि एक एक्सिस ऐसे एक्स एक्सिस है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ x इक्वल टू 4, यहाँ से यहाँ तक 4। मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है? मीटर में कि सेंटीमीटर में दिया है ना। इसके बाद 4 और फिर x इक्वल टू 8, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है। और वो ये कह रहे हैं इन पे जो चार्जेस रखे गए हैं वो आपके हैं 5 नैनो कूलम्ब, बट क्या अपोजिट है, अपोजिट, ठीक है। सक्सेसिव में कुछ बोला है कि पहले प्लस बाद में माइनस, चलो ठीक है। सक्सेसिव चार्जेस हैव अपोजिट साइन, प्लस से स्टार्ट कर लेते हैं। +5 नैनो कूलम्ब -5 नैनो कूलम्ब +5 नैनो कूलम्ब -5 नैनो कूलम्ब, ठीक है। ये जो 5 नैनो कूलम्ब है उसको फिलहाल के लिए मैं क्यू लेने वाला हूँ, जो भी प्लस माइनस जो भी होगा अपन बात करेंगे, ठीक है। अब सोचो, दिमाग लगाते हैं। वो कह रहे हैं इस ओरिजिन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। प्लस के थ्रू अवे, माइनस के थ्रू टूवर्ड्स, प्लस के थ्रू अवे, माइनस के थ्रू टूवर्ड्स, यही तो होगा KQ/R²। चलो चालू हो जाओ। तो जब E लिखोगे तो इसके थ्रू K तो सभी में आएगा, इस Q को मैंने यहाँ लिख लिया है ना। तो इसके थ्रू इधर, ठीक है, इधर इसको, तो इधर मतलब क्या हुआ, साइन माइनस होता है, इधर x माइनस होता है ना, तो माइनस, ठीक है। एक मिनट, K माइनस का क्यों लगाया है, क्योंकि इस तरफ है। KQ/R², R कितना है 1 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगा, मीटर में चेंज कर लूँगा अभी इसको, है ना। ओके, अब देखो माइनस के थ्रू क्या होगा, इस पॉइंट पे टूवर्ड्स द चार्ज, तो प्लस KQ बाई यहाँ से यहाँ तक जो भी है 2 का स्क्वायर, फिर इसके थ्रू इधर, प्लस के थ्रू इधर, इसलिए माइनस लगा देंगे साइन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, साइन नहीं।
तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस के क्यू अपॉन 8 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर ये सेंटीमीटर था, ध्यान रखिएगा, और वो नैनो कूलाम था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ी कहानी को समझिए, अपन कुछ बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। अगर यह देखें, अगर यहाँ सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के -2 करते हैं 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी आप चाहें तो यहाँ 10 की पावर 4 लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा, तो आपका हो गया। और क्यू नैनो कूलाम में, उसको आखिरी में डाल दूंगा वैल्यू वाइज, ठीक है, नैनो कूलाम कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि जितना कॉमन खींच लो, जितना कॉमन है आप कॉमन खींच लो, ठीक है। एक मिनट, हादी, हाँ जी बोला, नहीं बाद में बात करो, जब रिकॉर्डिंग कर थी। भाई खानदान वाले पूछते रहते हैं, उनको रहता कहाँ घूम रहा है। तो के क्यू कॉमन -1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आ जाएगा, प्लस 1/4 -1/16 प्लस 1/64, फिर इसे माइनस करते हुए, और ये 10 की पावर 4 आ गया, ठीक है। क्यों आया मालूम ना, यहाँ सेंटीमीटर को था नीचे, तो 10 की पावर -2 किया था, तो आर स्क्वायर फॉर्मूले में होता है ना। तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर तो ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 लिख दिया है, +4, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ये, और ये इन्फिनिटी तक है, मतलब ये अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब बताओ, अगर आप ये देखें, इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, जीपी, गुणोत्तर स्टडी मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते होंगे, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रेशियो, इसको डिवाइड करो इससे, देखो -1/4 आएगा, इससे से डिवाइड करो तो -1/16 अपॉन 1/4, तभी देखो वही आएगा, -1/4 ही आएगा। यानी कॉमन जो कॉमन रेशियो है वो -1/4 आएगा। फर्स्ट टर्म के नाम पर जिसको ए बोलते हैं वो -1 आएगा, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा। चलो अब देखो, इन्फिनिटी जो टर्म्स होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है a/1 - r टाइप का होता है, ठीक है। तो ये एस इन्फिनिटी के नाम पर क्या आएगा, ये देखो के की वैल्यू कितनी हो गई, 9 × 10 की पावर 9, क्यू जो है, क्यू हमारा है 5 नैनो कूलाम, तो वो आ जाएगा 5 नैनो मतलब 10 की पावर -9 हो गया। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। ए मतलब फर्स्ट टर्म -1, ठीक है, और ये कुछ और नहीं आएगा, सम होने के बाद ई की वैल्यू आएगी, और माइनस में आएगा तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, मॉड वाइज। बताओ क्या हो जाएगा, तो -1 मॉड लगा दिया मैंने, -1 अपॉन 1 - r, कहाँ गया फॉर्मूला, वो ये, तो 1 - r के नाम पे 1/4 ये आ गया। तो E = 9 × 5 = 45, 10 की पावर 0 खत्म, 1 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस कर लो, -+, 4 and 5, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 5 9 = 9 4 = 36 न्यूटन पर कूलाम। कुछ इस प्रकार का आंसर आना चाहिए। देख भाई आया है कि नहीं आया है, 36 तो आया है, मगर पावर गड़बड़ है। तो पावर कैसे गड़बड़ हो गया भाई, कुछ तो छूटा हो। हाँ, इसको भूल गए अपन लिखना, इसको लिखना भूल गए। यहाँ पर वो 10 की पावर 4 था, ये भी 10 की पावर 4 था, तो आखिरी में 36 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम आएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला
ठीक है, चलो स्टार्ट करें। कहाँ गया, बोलो। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन बोलूं तो उसके पहले आप एक कंसेप्ट सीखिए। आप एक कंसेप्ट सीखिए। अभी बहुत से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, रिपीट टाइप के होंगे, ठीक है, रिपीट टाइप के होंगे, कुछ और टफ लेवल पे जाएंगे वो। सुनिएगा, क्या आपको थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल याद है? चलो अब यहां पर क्वेश्चन की बात होती है, सुनिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो सुनिएगा। बेसिक वो ये कहते हैं कि मैंने 2 प्लेट लिया है, 2 प्लेट ऐसा ऐसा, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है सपोज करो कि वो 2d के बराबर है। प्लेट की लेंथ जो है l है, ऐसा बोला है उन्होंने, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि नीचे वाली प्लेट प्लस है, हो सकता है माइनस बोल दें, ऊपर वाली प्लेट माइनस है। अच्छा, ग्रेविटी यहां पे ले नहीं रहे हैं, बिल्कुल मिड से यानी यहां से d ऊपर, एक प्लस क्यू चार्ज को, जो कि प्लस क्यू चार्ज है, उसको किसी वेलोसिटी से क्या किया, हॉरिजॉन्टली फायर किया, मान लो v0 वेलोसिटी से। ये उनका क्वेश्चन है। अब उसमें वो क्या क्या पूछेंगे हम उसकी बात पहले कर ले, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले जब ऐसे क्वेश्चंस आए, देखो स्वाभाविक सी बात है, अगर इसका मास भी दिया रहता है m, तो आप बोलोगे सर mg नीचे लग रहा होगा, बिल्कुल ग्रेविटी काम करेगा। बट यहाँ पर जो है वो कहते तो नहीं है, मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हो QE वो mg के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग mg को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलता भी है, नहीं बोला समझ जाया करो, ऐसे क्वेश्चन में अपन mg को नेगलेक्ट कर देते हैं। अब सुनो, स्टेप लेना चालू करो, समझो। अगर आप ध्यान से देखो तो प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की हो जाएगी, वो भी यूनिफॉर्म होगी। तो पहले अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी Q इंटू ई का, Fy कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये फोर्स लगा रही है ऊपर की ओर, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर न्यूटन सेकेंड लॉ देखें तो वो मास इंटू AY, मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर की ओर y की डायरेक्शन में इस पर अगर फोर्स लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, तो उसको आप इक्वेट कर दीजिए m इंटू ए, और y भी लग रहा है तो AY लिख दिया। तो y की डायरेक्शन में स्वाभाविक सी बात है कि एक एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि x में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, तो x की डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। एक बात, अब कहानी को थोड़ी बदल देते हैं अपन। यहां पर उन्होंने क्या कहा वो देखिएगा, ये ठीक है, ये ऊपर जो है, ये ऊपर वाली प्लेट कितना डिस्टेंस लिया, d, ये d है, नीचे वाली भी d है, और आप देख रहे हैं कि इस पे फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, अपन ने इसको यूं फायर किया है, जो फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये इस प्रकार से जाना चालू कर देगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, इस प्रकार से फायर किया, फोर्स ऊपर लग रहा है तो उसको क्या करेगा, जो A है y डायरेक्शन में क्या करेगा, खींचेगा इसको ऐसे ऐसे। आपने पढ़ा प्रोजेक्टाइल में, ऐसे जब ग्रेविटी नीचे काम करती है तो उसको ऐसे खींचता है वो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्षैतिज प्रक्षेप्य, है ना। तो यहाँ पर खेल वैसा ही होगा। अब सोचने वाली बात क्या है वो देखो, ठीक है, क्लियर है क्या? यस, ठीक। अब देखिए ये जो है आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक। अब इस कहानी को समझते हैं पहले। अब नोटिस करना, अगर मैं इसको x कह दूं, इस वाले को, तो y मैं कह देता हूं। y इस समय कुछ और नहीं है, d है। देखिएगा y कुछ और नहीं है, वो क्या है आपका d है। मुझे एक बात बताओ कि जब ये जा रही होगी तो उसको प्लेट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? प्लेट से टकराए बात की बात है, प्लेट तक पहुंचने का टाइम तो यूं जाएगी, तो प्लेट तक पहुंचने में उसको y डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर ये y की डायरेक्शन में लगा दें तो sy के नाम पर तो y आ जाएगा, u के नाम पर 0, क्योंकि इनिशियली आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया था। हमने कहा ना अभी जो लेवल और आएगा
उसमें किसी एंगल प्रोजेक्ट करना चालू करेंगे, वो तो फिर अलग क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम लगा है टी तक प्लेट तक पहुंचने का, भाई ये वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ये हाफ ए वाई के नाम पर आ जाएगा क्यू ई बाई एम, और ये जो है आपका टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टी जो आएगा 2my अपॉन क्यू ई का रूट, इतने टाइम में प्लेट से टकरा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इतने टाइम में प्लेट से टकरा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो अगर इस क्वेश्चन में ये कहता और डी मान लो दिया होता कि भाई कितनी टाइम में वो प्लेट से टकराएगा, तो आप बोलते ये अपॉन क्यू ई, आप ऐसा बोल के निकल जाते हैं आंसर क्वेश्चन में। ये बात समझ में आई? पहली बात। अब दूसरी बात, उसने डायरेक्ट पूछा कि भाई कितने टाइम में प्लेट से टकरा जाएगा, तो आप बोलते ठीक है कितने टाइम में टकरा जाएगा। इसे कॉपी करो, फिर मैं आगे कहानी बोलता हूं और क्या पूछते हैं इसके अंदर। अब सुनना, मिटाओ इसको, मिटाना पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब उनका क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या अटैक करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो ये बताइए कि इसकी जो वेलोसिटी है जिससे उसको प्रोजेक्ट किया है, मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जिससे उस प्लेट से टकराए ही ना, प्लेट से बाहर निकल जाए, मतलब प्लेट से नहीं टकराए, फील्ड से बाहर निकले बट प्लेट से ना टकराए। अब दिमाग लगाओ भाई साहब, ठीक है, अब दिमाग लगाना चालू करो। मतलब वो यहां से चलना चालू करे और ये बिल्कुल यहां से आकर या तो बगल से निकल जाए या तो खट्टा से निकल जाए इधर, पर टकराए ना। ठीक है, सोचने वाली बात, अगर प्लेट से नहीं टकराएगी तो भाई साहब पक्का है उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक, ये तो कम से कम ट्रेवल करेगा क्योंकि इसी के बाद फील्ड से बाहर निकल जाएगा, तो उसको इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, एल डिस्टेंस। बट इस डायरेक्शन में क्या नहीं है, इस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई एक्स नहीं। एक मिनट कुछ कंफ्यूज है आप, फिर समझते हैं। डायग्राम बता दूं वाला? हाँ, अब देखो असली क्वेश्चन ये वाला था, पिछला तो इजी क्वेश्चन था। ठीक, उसने कहा दो प्लेट्स हैं, एक काम करते हैं, सुनिए ध्यान से। ठीक है, कुछ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, ठीक तो है। ये देखिए, उन्होंने कहा कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी जिससे प्लेट से ही ना टकराए। इसका मतलब ये है कि वो एल डिस्टेंस तक, जितना प्लेट की लेंथ होगी उतना डिस्टेंस तक तो फील्ड के अंदर रहना चाहिए उसको। तो फील्ड क्लियर है? हाँ ठीक, ये बताओ अगर आप एस लगाते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एक्स यानी एक्स के अलॉन्ग, यू एक्स ए एक्स, एस एक्स के नाम पर क्या आएगा, कितना उसने यहां से यहां गया ये वाला, तो एल हो जाएगा। u जो है आपका वो हो जाएगा v नॉट टाइम t, ये बोथ टाइम जितने टाइम तक वो फील्ड के अंदर रहा। ठीक है, तो ये जो है हाफ ए एक्स जीरो और टी स्क्वायर, यहां पर t इक्वल टू एल बाई क्या हो जाएगा v नॉट, यानी इतने टाइम तक वो फील्ड के अंदर रहा। ठीक है, ये ऐसे घूमता रहा। ठीक है, अब कहानी पर समझिएगा। अब देखो ध्यान से भाई साहब, ये बताओ एस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जितने टाइम तक वो फील्ड के अंदर रहेगा, जब तक वो फील्ड के बाहर ना चला जाए, तो और कितने टाइम फील्ड के अंदर रहा, एल बाई बी नॉट तक, उतने टाइम तक क्या होगा, ऐसे घूमता जाएगा, तो उतने टाइम तक क्या होगा, उसका वाई आएगा उसके अंदर। ठीक, तो उसका वाई अगर निकालना ही चाहे तो अपन इसको एस वाई करके यू वाई के नाम पर क्या आएगा, जीरो टी हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम, व्हाट इज टी स्क्वायर, टी स्क्वायर एल, एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। अगर यह यदि इफ चार्ज्ड पार्टिकल डज नॉट स्ट्राइक टू द अपर, अगर ऊपर प्लेट प्लस होगा नीचे वाला माइनस होगा तो नीचे आता वो, है ना। does not if charged particle does not strike to upper plate। भाई राइटिंग से प्लीज कंप्रोमाइज कर लीजिए, इस पर कोई कमेंट मत करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, बड़ा दिल को चोट लगता है भाई। हाँ, तो ये पक्का है कि आपका जो ये एस वाई है, आप दिमाग लगाओ, ये ऐसे गया, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या?
तो ये कहलाएगा आपका एस वाई कहलाएगा। अगर एस वाई की वैल्यू, अब देखो सुनो एक मिनट फिर से देखो, ये ऐसे चल रहा है, अब ये देखो ये गया, ये बगल से निकल गया, तो इस केस में जो ये है आपका एस वाई हुआ, जो कि डी के बराबर होगा। डी मतलब ये आधी डिस्टेंस। अगर उसने, देखो हाँ सुनिएगा, फिर अगर अब देखिए ये चल रहा है ऐसे, अगर यहाँ से गया और यहीं से प्लेट से बाहर आ गया, तो उस केस में आप देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका होगा एस वाई। तो और इस समय जो एस वाई होगा, एस वाई वो पक्का है कि डी से कम होगा, यानी अगर वो प्लेट से नहीं टकरा रहा है तो एस वाई की जो वैल्यू है वो जो भी इसके, अगर ये पूरा डी है तो उसको d/2 बोलना पड़ेगा, है ना, अपने 2d बोल दिया है तो डी से कम होना पड़ेगा। डी से कम होगा या इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, ये प्लेट से नहीं टकराएगा। ओके, आइए, तो एस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, QE L स्क्वायर 2m V0 स्क्वायर लेस देन स्क्वायर टू डी। अपने को V निकालना है, ठीक है, उधर ले जाइए इसको। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, QE L स्क्वायर 2mD ऐसे कर दिया, इसको चला गया, तो ये V0 स्क्वायर, इसको पलट दीजिए, तो V0 स्क्वायर ग्रेटर घुमा दिया, ये हो जाएगा QE L स्क्वायर 2mD। ओके, यहां पर सेम बात है, देखिए अगर ये बोलेंगे तो रूट के अंदर सब कुछ आ जाएगा, QE L स्क्वायर अपॉन 2mD। याद रहे D हमारा आधी डिस्टेंस है, 2D लिया, ध्यान रखना इस बात को। और ऐसे केस में से x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हो तो x की वैल्यू कम से कम 5 होती है, यानी यहाँ V0 की मिनिमम जो वैल्यू है तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा, वो होगा QE L स्क्वायर अपॉन 2mD के बराबर, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से समझिए प्लीज, अच्छे से समझिए। ठीक है, अब मैं जो ये क्वेश्चन बोला है मैं उसको समझाता हूं, जो इसने क्वेश्चन बोला है अब मैं उसको समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है, ध्यान देखिएगा। L दिया है, D दिया है, V दिया है ना, droplets the maximum charge that can be so that it does not, हाँ ठीक है, L दिया D। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, देखो, और इस क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा अभी, ये डिस्टेंस उसने दिया है D ले लो। अब दिमाग लगाइएगा, इसको यहां से करें V से फायर किया, अब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, पहले तो सुनो, करें, बोलो, छोड़ो यार कौन जा रीड करने, टाइट कर लेते हैं ना। यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल इस प्लेट को, अपर प्लेट को हिट नहीं कर रहा है, हिट नहीं कर रहा है, हिट नहीं कर रहा है, तो ये बताओ इस Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम मिनिमम मैं नहीं बोला, अपन बात करेंगे अभी। अब दिमाग लगाओ, सेम कंसेप्ट कहीं पर आएगा, हिट नहीं कर रहा है तो कितने टाइम तक, बताओ, चलो अपन प्लस ले लिया है, नीचे वाला ऊपर छोड़ो, ऐसे कर लो, ऊपर वाले को प्लस कर लो, नीचे वाले को माइनस, तो नीचे वाली प्लेट को हिट करने की बात हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगी, नीचे, प्लस लिया है तो ये ऐसे कर जाए, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब अक्कल लगाओ, Q की वैल्यू बतानी है, इससे लोअर प्लेट को हिट ना करेगा, अगर इधर प्लस कर दोगे तो अपर प्लेट बोलना पड़ जाएगा, सॉरी। अब देखो ये बताओ, इस समय इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा Q इंटू E के बराबर, तो Y की डायरेक्शन में MAY इक्वल टू QE हो जाएगा, तो AY इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर ए वाई इक्वल टू क्यू ई बाई एम के बराबर होगा। कितने टाइम तक फील्ड के अंदर रहा? तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स एल डिस्टेंस, यू आपका वी नॉट टाइम टी प्लस हाफ एक्स के अलॉन्ग किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, और ये है आपका टी स्क्वायर। कितने टाइम तक फील्ड के अंदर रहा? एल बाई वी नॉट, एल बाई वी नॉट। ठीक, अब इसमें क्या निकाल लो? y निकाल लो। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना डिस्प्लेस हुआ? ये y, एस वाई, यू जीरो, क्योंकि ये ऐसे है, y के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो थी, t प्लस ऑफ हाफ ए वाई जो है क्यू ई बाई एम, ए वाई आपका क्यू ई बाई एम, और ये आपका आया टी स्क्वायर। यहां पे एस वाई, ये क्यू ई बाई एम 2m, ठीक है, और t के नाम पर आएगा, t के नाम पर l बाई वी, एल बाई वी नॉट माफी चाहूंगा स्क्वायर। वी नॉट बोला, वी बोला था, वी बोला था, तो वी लिखो ना, ये वी लिखो, वी 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 वी, ठीक है। अब बताओ, अब अगर एक हो गया, रुके एक मिनट के लिए, क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m वी स्क्वायर, अगर ये लोअर प्लेट से स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो एस वाई की जो वैल्यू है वो हाफ यानी d बाई 2, तो d दिया है तो d बाई 2 बोलना पड़ेगा, d बाई 2 से कम होना चाहिए। तो एस वाई जो आ गया वो क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बोला करो, ये d बाई 2, 2 से 2 कट गया, आपका q निकालना है, तो q लेस देन इक्वल टू, ये इस तरफ गया, m v स्क्वायर डी, एम वी स्क्वायर डी, एम वी स्क्वायर डी, और ई एल स्क्वायर नीचे, ई एल स्क्वायर नीचे, ठीक है। ऐसे केसेस में आप जानते हैं अगर x लेस देन इक्वल टू 5 हो तो x की मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, तो q की मैक्सिमम वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर डी अपॉन ई एल स्क्वायर। देख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। यस, मैक्सिमम चार्ज देखिए ऑटोमेटिक आ गया ना, ठीक है। लिखिए इसको, फिर अगला करते हैं। बहुत ध्यान समझिए भाई, ये सब क्वेश्चन एस सी वर्मा साहब में बुक में, सब एस सी वर्मा साहब की बुक में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। सब A to Z है, मैंने इसलिए कहा ना प्रदीप बेनीवाल साहब की बुक को सॉल्व करिए आप, बाकी मैं कंसेप्ट सिखा ही रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं अगले वीडियोस में।